हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज क्लास 10th का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं। और वो कौन से सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं, तो वो देख सकते हैं सोशल साइंस का एसएसटी का पूरे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। और इस एसएसटी में आपदा प्रबंधन का आज हम देखेंगे। इसमें देख सकते हैं कि हम आपको पहले दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग को करवाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आपदा प्रबंधन से कितने क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो आपदा प्रबंधन से देख पा रहे होंगे 7 8, देखिए 11 क्वेश्चन है जो आपदा प्रबंधन से। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं साख का अर्थ क्या है। ये सब जो क्वेश्चन है जो वो देख सकते हैं आप इकोनॉमिक्स से, यानी कि इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोटल का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। देख सकते हैं लास्ट में नीचे जाकर के हिस्ट्री का भी है। तो पूरे का पूरे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए। और एक एक करके पूरे वीडियो के माध्यम से एक एक करके देख ले। आज सिर्फ हम आपदा प्रबंधन के बारे में बताएंगे इसमें, और आपदा प्रबंधन के बाद फिर इकोनॉमिक्स का, फिर सिविक्स का, और एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ऐसे करके इसके पूरे 5 वीडियो में इसे हम पूरा करने वाले हैं। और वो भी ये 5 वीडियो जो देख लेगा उसको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा सोशल साइंस में, ये हम वादा करते हैं तुम लोग से। तो इसको क्या करना है कि पहले हम देखते हैं, इसके बाद इस जब 5 वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख लेंगे उसे इस पीडीएफ को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो पीडीएफ भी उस स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि आपदा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपदा किसे कहते हैं, जो देखते हैं। तो प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसे प्राकृतिक या मानवकृत घटना, कहता क्या कि प्राकृतिक में घटने वाली वैसी प्राकृतिक या मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, यानी जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है उसे हम क्या कहते हैं। और कई लोग बेघर हो जाते हैं। बेघर का मतलब क्या हुआ, जब आपदा आता है तो उसके कारण बेघर का मतलब बिना घर के, बेघर का मतलब क्या हुआ, बिना घर के हो जाते हैं। तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसका मतलब क्या हो, काल के गाल में समा जाने के मतलब मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, यानी मृत्यु हो जाती है कई लोगों को। उसे हम क्या कहेंगे, आपदा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आपको भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, ज्वालामुखी विस्फोट है, आतंकवाद है, महामारी है। जब ये सब चीज आता है, तो जब घटना घटती है, जब भूकंप आती है, तो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग को घर टूट जाता। तो घर टूट जाने से क्या हो गया, वो लोग बेघर हो गए। बहुत लोग की जान चली जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी को कहते हैं काल के गाल में समा जाना, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए देख सकते हैं इसको एक बार फिर से कि प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानवकृत घटना, यानी जो मानव द्वारा भी घटता और प्राकृतिक द्वारा अचानक से घटता, उसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, जान माल की बहुत ज्यादा क्षति होती है। और कई लोग बेघर हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो क्या होते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, आपदा कहते हैं। ठीक है। और कहता है कि जैसे में देख सकते हैं भूकंप है, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद और महामारी, ये सब टोटल क्या है, आपदा के उदाहरण में है। ठीक है। अब देखते हैं कि आपदा के प्रकार, आपदा होते हैं कितने प्रकार के। तो आपदा ऐसे होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन, तो नंबर 1 प्राकृतिक आपदा, और नंबर 2 में मानव कृत आपदा, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा जो घटता है उसे हम प्राकृतिक आपदा करते हैं, और जो मानव के द्वारा होता है उसे मानवकृत। देख सकते हैं परिभाषा, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो वैसे आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होता उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, इसे कोई मानव नहीं ला सकता। बाढ़, सुनामी, ये सब है जो प्राकृतिक रूप से घटता। जैसे मानवकृत आपदा किसको कहेंगे, जैसे आतंकवाद हो गया, रेल का दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, यानी बाइक एक्सीडेंट, ये सब क्या होता, मानव के द्वारा होता। यानी वैसे आपका जो मानवीय कारणों से घटित होती है, यानी वैसी आपदा, यहाँ पे लिख देना, वैसी आपदा जो आपका
मानवीय कारणों से घटित होता है, यानी जो मानवीय कारणों से घटित होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानवीय आपदा कहेंगे। जैसे आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, मानवीय घटना। रेल दुर्घटना, जब ड्राइवर कुछ गलती करती है जिसके कारण रेल दुर्घटना हो जाती है। सड़क दुर्घटना, ये भी ड्राइवर की गलती से होती है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बाढ़ के दुष्परिणाम को लिखना। दुष्परिणाम के मतलब हानि, क्या उसका हानि है, यानी बाढ़ आएगा तो क्या हम पे परिणाम होगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा और यह विनाशकारी होता है। बाढ़ कैसी आपदा है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा। कहा क्या कि यह विनाशकारी भी होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित है, और निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ। तो देखते हैं नीचे लिखा हुआ क्या है। नंबर 1 कि जन धन की हानि होती है। जब कहता बाढ़ आएगा तो जन धन की हानि होगी। जनता, जन का मतलब हो गया जनता, यानी बहुत मनुष्य लोग क्या होते हैं, दहा जाते हैं पानी में, तो वो हो गया। और इसको फिर क्या कहता, नीचे देख सकते हैं तो फाल क्या कहता, पालतू पशु को भी मर जाता है, यानी पालतू पशु, जो पशु है उसको हम पाल करके रखे हुए हैं, तो वो क्या होगा, मर जाएगा। और फिर को थर्ड क्या कहता कि फसलें भी बर्बाद हो जाती है। क्या होती है, फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती है। फिर यहाँ से देख सकते हैं चौथा क्या है कि बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े मकान जो है वो क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि बाढ़ आने से बड़े बड़े मकान क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। 5 देखते हैं तो 5 क्या कि परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं। अब क्या है कि बाढ़ आने से परिवहन के भी बहुत सारे साधन क्या होते हैं, नुकसान हो जाता है। जैसे रेल मार्ग, ज्यादा बारिश होने के कारण रेल मार्ग भी क्या होता, अति हो जाता, बाढ़ हो आने से। सड़क मार्ग, यानी सड़क भी जाम पड़ जाती है जब बाढ़ आ जाती है, तो सड़क भी बहुत सारे। पुल जो बना होता, पुल क्या होता, टूट जाता। फिर कहता 6 क्या है इसका, तो 6 दुष्परिणाम देखते हैं कि संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त होने का मतलब संचार व्यवस्था, जो टावर उबर है वो सब क्या होती है, ध्वस्त का मतलब टूट जाती है। ठीक है, और 6 देखते हैं कि बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है। और बाढ़ जब समाप्त होती है तो वो बाढ़ के जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद क्या होती है, महामारी फैल जाती है, यानी बहुत सारे नुकसान हुए उसके कारण क्या होती है, एक महामारी फैल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता, कहता है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। अब बताओ कि आपदा तो आती है तो आपदा का प्रबंधन करना जरूरी है, तो आपदा प्रबंधन क्यों होती है, यानी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आपदा का हम प्रबंधन करें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। तो आंसर होगा कि आपदा कोई भी, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो, उसकी प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है, यानी जरूरी है। आपदा में न केवल सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। कहता है कि आपदा जब आता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास कार्य को अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। यानी क्या कहता है कि ऐसे कोई लोग अगर सोचते हैं कि आपदा जब आई तो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य रुकेगा, तो ऐसा नहीं है। विकास कार्य रुकेगा, बल्कि विकास कार्य में कई सारे व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों का सहयोग के सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो जाती है। यानी कहता क्या कि अब जब ऐसे आपदा उत्पन्न होगी तो क्या आता है, जब सुखाड़, जैसे कि अगर सुखाड़ आता तो सुखाड़ आता है तो वो राष्ट्रीय स्तर हो या फिर मुख्य राज्य मुख्यालय में क्या होगा, उसके लिए एक प्रबंधन होगा। यानी प्रबंधन है तो आम लोग के सहयोग से, यानी आम लोगों के सहयोग से क्या होगा, सामूहिक प्रयास से एक कुआं खोदा जाएगा। जब सुखाड़ हो जाएगी तो पीने की पानी कहाँ से लाया जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा सरकार कि सामूहिक रूप से एक कुआं खुदवाएगा। और भूकंप प्रबंधन हेतु नई तकनीक आधारित भवन का निर्माण करेगा। कहने का मतलब अगर भूकंप आती है तो एक भवन का निर्माण करेगा, ऐसे भवन थोड़ी सी मजबूत पिलर के साथ, ताकि वो भवन थोड़ी सी भूकंप से राहत दे सके और लोग उस भवन में जाकर ठहर सके अगर भूकंप की संभावना हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। आपदा हो गया,
अब देख सकते हैं आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यकता और आपदा प्रबंधन के दुष्परिणाम, ये सब देख लिए, बाढ़ के दुष्परिणाम भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो देखेंगे वो क्या कहता है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी कहते किसको है बाबू। तो देखेंगे सुनामी किसको कहते हैं पहले, तो इसका आंसर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रिया के चलते जब समुद्र के तल में गर्मी कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफी ऊपर उठते हुए देखा जाता, इसी को हम सुनामी कहते हैं। कहता क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया यानी पृथ्वी के अंदर कुछ प्रतिक्रिया चलते हैं, जब समुद्र तल के की गर्मी कांपने लगती है, यानी जब समुद्र तल के अंदर कुछ हलचल होती है, पृथ्वी तल के अंदर कुछ प्रतिक्रिया होती है, तो क्या होता है समुद्री तल की गर्मी जो है वो कांपने लगती है, यानी कि उसका प्रभाव समुद्र जल में लहरों को काफी ऊपर उठते हुए देखा जाता है। यानी कहने का मतलब कुछ भी गड़बड़ी के कारण यानी कुछ प्रतिक्रिया चलती है जिसके कारण समुद्र में होने वाली कंपन को, यानी समुद्र में जो कंपन होगा उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी समुद्र में होने वाली कंपन को हम सुनामी कहेंगे और पृथ्वी पर जो कंपन होगी उसको हम भूकंप कहते हैं। उसका अंतर भी इसमें बताया जाएगा, पहले देखते हैं सुनामी। तो सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है। क्या कहता है कि अगर यहाँ पे समुद्र की पानी है तो यहाँ से सैकड़ों मीटर की दूरी तक ये पानी उफान मारेगी, यानी पानी जो है वो उसका क्या कहता है लहर जो उठती है वो सैकड़ों मीटर तक की दूरी तय कर जाती है और तटीय क्षेत्र में भवनों के साथ सब कुछ बहा लिया जाता। अब क्या करता कि जब यहाँ से समुद्र की लहर था, पानी था और ये कम से कम यहाँ से लेकर के सैकड़ों मीटर की दूरी तक तय करती है, ये पानी जाती है और इतना सैकड़ों मीटर की दूरी में जितने भी भवन हो सामान रखे हो वो सबको फिर दहा करके रिटर्न ले करके चलाता, यानी समुद्र में दह जाता। तटीय क्षेत्र में जितने भी भवन हो सब तोड़ ताड़ के। अब देखते हैं प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर स्पष्ट करें। एक संकट होता है, एक आपदा होता है। संकट और आपदा में दोनों में फर्क है बाबू। तो देखते हैं सबसे पहला लाइन ये जरूर लिखेंगे प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में निम्नलिखित अंतर है। तो देख सकते हैं अंतर है क्या। पहला अंतर देख पाएंगे, पहला अंतर लिखा हुआ है कि इसकी गति धीमी होती है। जो संकट आते हैं वो धीमी गति से, लेकिन आपदा जो आती है वो बहुत स्पीड से आती है, छूम अंतर हो जाती है, आकर के आती है और चली जाती है। इसका प्रभाव अस्थायी होता है लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है, तत्कालिक होता है। इसका प्रभाव जो होगा अस्थायी होगा लेकिन इसका तत्कालिक होगा। थर्ड इसका देखेंगे कि इसमें जन धन की व्यापक हानि की संभावना होती है, जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन, लेकिन इसमें जन धन की व्यापक हानि होता है और नियंत्रण नहीं रह पाता, जैसे पुल, वन कटाव, वायुमंडल का प्रदूषण। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्या मिल रहे हैं कि यहाँ से जो थर्ड नंबर इसका क्या कहता कि धन जन की व्यापक हानि होने की संभावना होती है, जैसे महासागरीय धाराएं, भूस्खलन, लेकिन इसमें धन जन की व्यापक हानि होती है और नियंत्रण नहीं रह पाता, जैसे पुल है। अब पुल क्या हो गया, टूट जाएगा, तो क्या इसको नियंत्रण रह सकता, पुल फिर से बनवाना पड़ेगा। वनों की कटाव, वायुमंडल में प्रदूषण, ये सब जो होता वो प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक संकट देख सकते हैं चार कि आपदा का प्रभाव यदि दीर्घकालिक हो तो उसे हम प्राकृतिक संकट कहेंगे, दीर्घकालिक हो यानी लंबे समय तक। लेकिन क्या कहता, धन जन की व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। देख सकते हैं प्राकृतिक संकट का परिभाषा, प्राकृतिक आपदा का भी परिभाषा यहां से देखने के लिए मिल रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सेकंड, यहां से क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि झक गया, इसका क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, आंसर से भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय लिखें। यानी कि क्वेश्चन क्या था कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने के कि निम्न कुछ उपाय को लिखना था, यानी 4 उपाय को लिखना था। तो 4 उपाय क्या है, निम्नलिखित है। पहला उपाय देख पा रहे होंगे कि भवनों को आयताकार होना चाहिए, यानी भूकंप से बचाव के लिए कैसे मकान का निर्माण करना चाहिए, तो मकान होना चाहिए कैसा, भवनों को आयताकार बनाना है। फिर कहता है
नींव मजबूत तथा भूकंप अवरोधी होना चाहिए। नींव मजबूत का मतलब यानी पिलर के दे करके बनाए उसको। फिर कहता है क्या कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए, यानी भूकंप को संभाल सके, अवरोधी होना चाहिए। 4 ही लिखना है, 5 इसमें लिखा हुआ है। गलियों और सड़कों को चौड़ा होना चाहिए, यानी उसका गली और सड़क क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। जहां तक हो सके तो TLU तथा X आकार का भवन बनाना चाहिए, यानी T आकार के या L आकार के या U या फिर X आकार के कुछ ऐसे भवन बनाना चाहिए, ठीक है, भूकंप से बचना हो तो। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भूकंप से बचने के उपाय बताएं। अब भूकंप से बचने का क्या उपाय है दोस्त, तो भूकंप से भी बचने का निम्नलिखित उपाय है। उपाय नंबर 1 देखते हैं, यानी पहला उपाय क्या है। तो भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदान में भाग जाना चाहिए, यानी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हो सकता है अगर भूकंप के कारण मेरा मकान टूट जाए तो क्या हमको क्या होगा, उस मकान के अंदर दब जाएंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए कि खुले मैदान में चले जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भूकंप के समय बिजली के तार काट देना चाहिए, यानी बिजली के तार काटने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारे घर में लाइन आया हुआ है तो उस लाइन को छोड़ा देना चाहिए, क्योंकि लाइन से क्या होती है, भूकंप आकर्षित होती है। जहां लाइन की रहेगी वहां भूकंप क्या होगी, आकर्षित होगी। उस टाइम क्या करना है कि लाइन को बंद कर देना, यानी हर एक विद्युत धारा से चलित हर एक मशीन को बंद होना चाहिए। थर्ड देख सकते हैं कि भूकंप के पूर्वानुमान यानी का पता लगाने के लिए एक यंत्र का आविष्कार करना चाहिए, यानी भूकंप के पूर्वानुमान, यानी जब भूकंप से पहले हमें पता चल जाए कि भूकंप आने वाली है, ऐसा मशीन का क्या करना चाहिए, आविष्कार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर यंत्र रहेंगे कि हमको पहले बता देंगे कि भूकंप आने वाली है तो हम पहले से सतर्क हो जाएंगे। फिर 4 देखते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोध होना चाहिए। जब पता है कि इस क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आती है, यानी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, तो उस स्थिति में भूकंप अवरोधक मकान बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे कि संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण को लिखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समान संचार व्यवस्था को बाधित होने के कारण को लिखे। ये है जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कारण पहला क्या है कि केबल का टूट जाना। कारण नंबर 2 देख पा रहे होंगे कि बिजली की आपूर्ति का बाधित होना। थर्ड क्या है कि संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्र क्षतिग्रस्त होना। और 4 क्या कहता है, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त होना। अब देख सकते हैं बाबू, ये हो गया इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। देख पा रहे होंगे ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट कर दें। आज हम लोग जो एक तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में जो हम प्रबंध करेंगे वो करेंगे निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए। यह लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। पहला देख सकते हैं, आग में फंसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। नंबर 2, घायल को, कलर इसका चेंज करते हैं, थोड़ा सा कम दिखता है ये वाला कलर, देख सकते हैं। कहता है घायलों को तत्कालीन प्राथमिक उपचार देकर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। यह अस्पताल गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना। अस्पताल तुरंत क्या करना चाहिए, उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, आग से के फैलने से रोकना चाहिए। आग जब फैल रही है तो उसे रोकना चाहिए। अब क्या कहता है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 5 कहता है कि यदि आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है, शॉर्ट सर्किट लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो अगर शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी है तो क्या करना है कि बिजली के तार को तुरंत काट देना।
ये हो गया तुम्हारा आग से बचने के उपाय। यहाँ से 5 उपाय है, ये सब उपाय लगाकर आग से बच सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भूस्खलन क्या और यह कितने रूप में होता? तो भूस्खलन का अर्थ होता जर्मी का धसना। जर्मी ने जमीन समझो, जमीन का धसने को क्रिया को हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। उससे दरार पड़ना, उसमें गड्ढे हो जाना होता है भूस्खलन। प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। यानी कि भूस्खलन का अर्थ क्या है? जमीन को धसना, जमीन धसने लगती है, जमीन में दरार पड़ने लगती है, गड्ढे हो जाते हैं जहां तहाँ, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। और भूस्खलन है जो प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन पूरे 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कंकड़ पत्थरों का खिसकना। जब कंकड़ पत्थर खिसकने लगे, ये भी है जो क्या है? भूस्खलन का प्रकार है। वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर के ऊपर से नीचे तरफ आना। जब ऊपर से नीचे आ रहा कंकड़ पत्थर मिट्टी के साथ, तब तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्षा जल के साथ जब मिट्टी और कंकड़ पत्थर नीचे की ओर आने लगा, तो उसको भी हम भूस्खलन कहेंगे। पत्थर तथा उसके छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना, ये भी भूस्खलन है। और चट्टानों का गिरना, जिसके फलस्वरूप व्यापक जान माल की क्षति होती है। चट्टान भी जब गिरने लगते हैं तो उससे भी जान माल की क्षति होती है। नीचे चट्टान के नीचे कोई आता है तो वो दब जाता है और कुछ उससे जान माल की भी क्षति होती है। ये हो गया 4 कारण भूस्खलन के 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि बाढ़ से बचने के उपाय बताना। तो बाढ़ से बचने के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय क्या है? देख पा रहे होंगे कि नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। नंबर 2, तटबंधों को वृक्षारोपण करना चाहिए। तटबंध पर क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि उसके जड़ से उसकी मिट्टी की कटाव न हो, तो बाढ़ से बचने के उपाय हो सकते हैं। नदियों के आसपास मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, जो मतलब क्या कहते हैं, उसकी जड़ क्या होती है? थोड़ा सा जालीदार होती है, जो मिट्टी को कटने से बचाती है। वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, यानी वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए, एक जगह रखना चाहिए, यानी उसे इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए, इन्हें तटबंध का निर्माण करते रहना चाहिए, यानी नदियों पर जो बांध होती है उसका क्या करना? हमेशा मरम्मत बीच बीच में कराते रहना, तब जा करके ये होगा। तो देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से पूरे 11 क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, और इस 11 से ज्यादा क्वेश्चन एक भी आपदा प्रबंधन से नहीं आते हैं। इसी 11 क्वेश्चन से कभी वो क्वेश्चन कभी वो एग्जाम में डालते हैं, और ये 11 क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई साबित होने वाला है। तो इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है। अब कल यहाँ से देखेंगे कि साख का अर्थ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, एटीएम क्या है, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखे, उपभोक्ता कौन से अधिकार है, ये सब देख सकते हैं। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क क्या है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार को संक्षेप में लिखें, सहकारिता, बहुउद्देशीय कंपनी, ये सब देखेंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी देखेंगे। तो देख पा रहे होंगे ये सब क्वेश्चन अगर आपको भी देखना, तो इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें इस चैनल पे आपको हेलो सबसे फ्रेंड्स, तो स्वागत है पहले आप मिल सभी जाए। को हमारे और यूट्यूब देख चैनल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत स्टडी सारे चीज, पॉइंट में। यहाँ आज प्ले हम लोग लिस्ट जो जब ओपन करेंगे तो बहुत सारे चीज मिल जाएंगे यहाँ पे 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। यहाँ देख सकते हैं संस्कृत का 2 वीडियो अपलोड है। देख सकते हैं क्लास 10th के लिए यहाँ बहुत सारे चीज अपलोडेड है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से वीवीआई वीडियो की बात बोला जाए तो यहाँ देख सकते हैं 8 वीडियो यहाँ पे अपलोड है। तो बहुत सारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, वो जा करके देखिए। हेलो और फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्वागत है वीडियो आप सभी को हमारे आपको यूट्यूब चैनल सबसे पहले स्टूडेंट्स मिले, स्टडी पॉइंट में। नोटिफिकेशन आज उसका हम लोग मिले, जो तो एक आप इस चैनल को बात सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, जैसे कि हम बेल आइकन 2 को दिन पहले एक चीज जरूर दिखाए थे दबाएं। आप लोग के और लिए जिस जिस कि एक महा स्टूडेंट्स को धमाका ऑफर एक आया हुआ जरूरी है। सूचना कि जिस जिस स्टूडेंट्स को अगर चाहिए 5 मॉडल सेट, हेलो, यानी हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट, हर एक सब्जेक्ट का 5 सेट मिलने जा रहा, वही मॉडल पेपर के रूप में एकदम मोस्ट वीवीआई, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और यहाँ आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप करके या इसके कमेंट में भी बोलेंगे तो वहाँ से भी आपको हम क्या करते हैं इसका PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। पूरे 5 मॉडल सेट यानी फिर क्या कहता है साइंस का 5 सेट मिलेगा, सोशल साइंस का 5 सेट मिलेगा, मैथ का 5 सेट मिलेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का क्या मिलेगा आपको 5 सेट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। तो देख सकते हैं अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।